नामक एक गांव में रामलाल मैंगो मिल्क शेक वाला ये नाम काफी मशहूर था। रामलाल का मैंगो मिल्क शेक सभी गांव वाले बड़े ही चाव से पीते। गर्मियों ने इस साल भी अपनी दस्तक जल्दी ही दे दी थी और इसी के साथ यहाँ रोजाना रामलाल के यहाँ मैंगो मिल्क शेक पीने वालों की भीड़ जमी हुई रहती थी। हा वाह 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 वाह, ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक पीकर तो मजा ही आ गया। अरे भाई, इसी बात पर मुझे एक गाना याद आ रहा है। हमें इस गर्मी में जीने की चाहत न होती अगर मैंगो मिल्क शेक न होता, अगर मैंगो मिल्क शेक न होता। अरे भाई ऐसे गा कि अगर रामलाल काका का मैंगो मिल्क शेक ना होता, क्योंकि पूरी दुनिया घूम लो लेकिन रामलाल काका के जैसा मैंगो मिल्क शेक और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बात तो उतनी ही सच है भाई। अरे भाई, धन्यवाद धन्यवाद, ये तो आप सबका बड़प्पन है और कुछ नहीं। रामलाल का मैंगो मिल्क शेक हर किसी का फेवरेट था। रामलाल अपनी बीवी वसुधा के साथ रहता था। उनका एक बगीचा था जिसमें आम उगते थे। वो बगीचा रामलाल के पिता का था, जो अब रामलाल के काम आ रहा था। रामलाल का बेटा कान्हा शहर में पढ़ाई करने गया होता है। जी, परसों कान्हा का जन्मदिन है, अपने तोहफे तो भिजवा दिए ना उसके लिए। हाँ वसुधा, मैंने कान्हा के लिए तोहफे और पैसे भिजवा दिए हैं कब के, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी, बस अब जल्दी से मेरे कान्हा की पढ़ाई पूरी हो जाए और उसे अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल जाए शहर में, बस और क्या चाहिए। मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। मेरा बेटा बहुत होनहार और होशियार है, तुम चिंता मत करो वसुधा। वसुधा और रामलाल दोनों का जीवन गांव में बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। वहां शहर में कान्हा भी अपनी MBA की पढ़ाई की फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट कर रहा होता है। अब बस जल्दी से मेरे रिजल्ट्स आ जाएं, फिर मैं अपने माँ पापा के पास 1 महीने के लिए गांव जाऊंगा। वहां पर उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगा, उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। हाँ यार कान्हा, यह भी सही है। मैं तो कहता हूँ गांव जाने के बाद 15 दिन बाद तू खुद अंकल आंटी को शहर घुमाने ले आ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ, यह भी बहुत अच्छा आइडिया है। एक दिन अचानक से रामलाल के बगीचे में आग लग जाती है, जिस कारण पूरा बगीचा जलकर राख हो जाता है और ये सब देख रामलाल के होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। नहीं, मेरा बगीचा। वसुधा देखो ना, ये क्या हो गया। अब मैं क्या करूंगा। अब मैं गांव में मैंगो मिल्क शेक कैसे बेच पाऊंगा। जी, संभालिए अपने आप को। अब जो हो गया सो हो गया, हम अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। अरे हम बर्बाद हो गए वसुधा, बर्बाद हो गए हम। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इसी बात का हो रहा है कि मेरे बापू की आखिरी निशानी, ये उनका आम का बगीचा, ये जलकर राख हो गया। रामलाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी तबीयत भी बहुत बिगड़ जाती है। जी, मैं ये सब कान्हा को बता देती हूँ। नहीं वसुधा, कान्हा को कुछ मत बताओ। उसे ये सब पता चला तो वो अपने फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान नहीं दे पाएगा, खामखा टेंशन ले लेगा। उसे कुछ मत बताओ वसुधा, उसे कुछ मत बताओ। ठीक है जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे इस गांव में? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। रामलाल और वसुधा बहुत चिंतित होते हैं। गांव वाले भी रामलाल के मैंगो मिल्क शेक को बहुत याद करने लगते हैं। कुछ लोग उसके घर पर आकर उससे मिलते हैं और उसका हाल चाल भी पूछते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद कान्हा अपनी MBA क्लियर करके पास होकर शहर से गांव आने के लिए निकल पड़ता है। वो जब गांव आता है तभी वो देखता है कि कुछ चोर एक बूढ़े अमीर आदमी को परेशान कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये चोर तो इन बेचारे अंकल को परेशान कर रहे हैं। कान्हा उस अमीर आदमी के पास जाकर उसे उन चोरों से बचाता है। ए, दूर आओ, चलो निकलो यहाँ से। ओए लंगूर, तू कौन है बे? हाँ? अरे चल चल, पतली गली पकड़ और निकल यहाँ से, वरना एक लपड़ दूंगा ना, उस पहाड़ की चोटी पर जा गिरेगा। ओए बुड्ढे, चल जल्दी से वो पैसों का बैग हमें दे दे। अरे बेटा बेटा बेटा, मुझे इन चोरों से बचाओ। तो तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे ना, रुको। कान्हा गुस्से में आकर सड़क पर पड़ी 2 बैम्बू की लकड़ियां उठाकर उन चोरों की जमकर पिटाई करता है और उन्हें वहां से भगा देता है।
बूढ़ा अमीर आदमी कान्हा को पैसों का बैग में से एक नोट की बंडल निकाल कर दे देता है। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम कान्हा है अंकल, लेकिन ये पैसे मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आपकी जान इंसानियत के नाते बचाई है, ना कि इन पैसों के लिए। अरे मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम सच में भगवान कृष्णा का रूप बनकर आए हो मुझे बचाने के लिए, और ये पैसे मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद समझकर दे रहा हूँ। प्लीज बेटा, मना मत करो। ये लो, ये लो। लेकिन अंकल। रख लो कान्हा बेटा, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। कान्हा को ना चाहते हुए उस बूढ़े आदमी का मन रखने के लिए वो पैसे स्वीकारने पड़ते हैं। जब कान्हा घर जाता है तभी वो देखता है कि वसुधा और रामलाल चिंताग्रस्त होकर सर पर हाथ धरे बैठते हैं। वो ये भी देखता है कि गांव में रामलाल का मैंगो मिल्क शेक स्टॉल बंद है। ये सब क्या हो गया है माँ पापा? अरे बेटा, हमारा बगीचा जलकर राख हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तू इस सब की कोई चिंता मत कर कान्हा, तू रुक, मैं आरती की थाली लाती हूँ, तेरी आरती और नजर उतारती हूँ बेटा। वसुधा कान्हा की आरती उतारती है और उसकी नजर भी उतारती है। तभी कान्हा अपने बैग में से एक मिठाई का बॉक्स निकालता है। बस हो गया पापा, अब दुखों को करो गुड बाय और खुशियों को करो वेलकम। ये लो, मुंह मीठा करो। लेकिन क्यों बेटा? पहली बात तो मैंने एमबीए क्लियर कर लिया है, और दूसरी बात ये कि बगीचा तो हमें मिलेगा, लेकिन ये नहीं दूसरा वाला। ये दोनों खुशखबरी सुनकर वसुधा और रामलाल अत्यंत खुश हो जाते हैं। कान्हा उन दोनों को उस आदमी के दिए हुए पैसे दिखाता है और वो उन्हीं पैसों से एक सेठ से बगीचा खरीदता है, जहाँ के आम से वो और उसका पिता रामलाल फिर से मैंगो मिल्क शेक बेचने लग जाता है। अरे मैंगो मिल्क शेक ले लो भाई, मैंगो मिल्क शेक, ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रेश मैंगो मिल्क शेक, वनीला आइसक्रीम की टॉपिंग के साथ। अरे भाई वाह, बाप बेटे दोनों एक साथ। रामलाल काका, इतने लंबे टाइम बाद आपको देखकर और आपके इस मैंगो मिल्क शेक को पीकर दिल खुश हो गया। सच में आज जाकर हमारी प्यास बुझी है इस अमृत समान मैंगो मिल्क शेक को पीकर। अरे भाई मानना पड़ेगा, कान्हा बेटवा तुम तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे सेम टू सेम स्वाद वाला मैंगो मिल्क शेक बनाते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। दिन ब दिन रामलाल की उम्र होने लगती है और इसी कारण अब कान्हा उसके मैंगो मिल्क शेक बिजनेस को संभालने लगता है और वो उसे और भी बड़ा कर देता है, एक दुकान खरीदकर, जहां वो मैंगो मिल्क शेक ढाबा खोलता है। इस मैंगो मिल्क शेक को बेचकर ही मैं दिन में इतने हजारों रुपए कमा रहा हूं, क्यों ना मैं इसी में अपना करियर कंटिन्यू करूं। कान्हा ये विचार अपने माता पिता के सामने भी रखता है, जिस पर वो दोनों ही अपनी सहमति जताते हैं और कान्हा अपने ढाबे का नाम MBA मैंगो मिल्क शेक वाला रख देता है और वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है। वो अपने दुकान के आउटलेट्स हर शहर में, हर गांव में खोलता है और खूब अमीर हो जाता है। इस तरह एक गरीब मैंगो मिल्क शेक वाले की सफलता होती है। सुंदरपुर कहकर एक गांव में प्रीतमलाल नामक एक गरीब आदमी का तंदूरी ढाबा बहुत मशहूर था। गांव में सभी को उसके यहाँ की तंदूरी डिशेस बहुत पसंद आती और सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते। हाँ, सच में प्रीतमलाल, तुम्हारे यहाँ की तंदूरी की तो बात ही कुछ और है भाई। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे हाथ की बनी तंदूरी एक तरफ। अरे स्वाद और दाम, हाँ हाँ, दोनों भी एकदम फर्स्ट क्लास है आपका प्रीतमलाल भाई। इसीलिए मुझे आपका ढाबा बहुत पसंद है भाई। इसी बात पर एक प्लेट चिकन तंदूरी दे दो। जी जी, अभी देता हूँ, बैठिए ना आराम से। प्रीतमलाल अपनी बीवी कादम्बरी और 25 साल के बेटे भरत के साथ रहा करता था। भरत अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगा हुआ था। प्रीतमलाल रात में जितना भी बचा हुआ खाना होता था वो सब गरीबों में बांट देता। अरे बेटा, तुम रोजाना हमें खाना देते हो, तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा खूब भला हो। अरे हमारे पास तुम्हें इस खाने के बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ढेरों दुआएं और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हमारा।
मुझे बस वही तो चाहिए काका, आशीर्वाद, और वो भी आप जैसे लोगों का। प्रीतमलाल तरह तरह की अलग और अनोखी तंदूरी डिशेस बनाने के लिए जाना जाता था। वो उन डिशेस को अपने स्टाइल में और अपने अंदाज में बनाता जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता, और वो सब चटखारे लेकर उसे खाया करते। क्या हुआ भरत बेटा, नौकरी का कुछ पता चला? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब तो लगता है कि शहर में ही जाकर बस जाना ठीक होगा। इतना पढ़ लिख कर यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे गांव से बाहर तो निकलना ही होगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे। तुम शहर जाकर आओ और एक बार नौकरी लग जाए तो वहीं पर बस जाना। अब और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जी, भारत शहर में अकेला कैसे रहेगा? कहाँ रहेगा? कादम्बरी, शहर में मेरा चचेरा भाई योगेंद्र रहता है, जिसका अगरबत्ती का बिजनेस है, वहां पर बहुत बड़ा वाला। उसके साथ ही रह लेगा भरत, जब उसे वहां कहीं नौकरी लग जाए तब। भारत गांव से बस में सवार होकर शहर जाता है और वो वहां पर 2 दिन रुककर नौकरियों की तलाश करता है। उसे एक कंपनी में अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और वो खुशी से मिठाई का बॉक्स लाकर कादम्बरी और प्रीतमलाल का मुंह मीठा करता है। माँ, पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी एक अच्छी पोस्ट वाली। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये सब सिर्फ आप दोनों के प्यार और आशीर्वाद के कारण ही सफल हो पाया है। आई लव यू माँ पापा। लव यू टू बेटा। यूं ही जीवन में तरक्की की ऊंची इमारतें छूते रहो। हाँ बेटा, हमारा प्यार और आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ मरने के बाद भी रहेगा। आज अपने जिगर के टुकड़े को इतना बड़ा होते देख बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीतम जी, मैं जल्दी से शीरे का भोग बनाकर भगवान जी के सामने रखती हूँ। भारत को नौकरी लगने के बाद कादम्बरी और प्रीतमलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों उसे शहर भेजने से पहले एक तोहफा देने वाले थे, और वो तोहफा था एक सोने की चेन। मना मत करो भरत बेटा, इसके पेंडेंट पर तुम्हारे नाम का पहला अक्षर लिखा है। ये कादम्बरी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद का प्रतीक समझकर रख लो और अपने जीवन में खूब आगे जाओ। थैंक यू पापा, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं आज शहर में नौकरी करने जा रहा हूँ। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए भारत बेटा। तुम हमारा सपना पूरा करने जा रहे हो। भगवान तुम्हारे जैसा होनहार बेटा सभी को दे। भारत प्रीतमलाल और कादम्बरी का तोहफा स्वीकार कर लेता है, और जैसे ही वो शहर जाने के लिए अपना सूटकेस लेकर निकलता है, तभी अचानक से प्रीतमलाल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। पापा, आप मुझे और माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते पापा। प्रीतम जी, प्रीतम जी उठिए ना, आंखें खोलिए प्रीतम जी। प्रीतमलाल की मौत के कारण भारत शहर नहीं जा पाता और उसे नौकरी पर नहीं लिया जाता। हे भगवान, लेकिन उन्हें ये बात तो पता है ना कि तेरे पिता का देहांत हुआ था, इसीलिए तू ज्वाइनिंग के लिए पहुंच नहीं पाया। फिर भी उन्होंने तुझे नौकरी शुरू होने से पहले ही बेदखल कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया माँ, लेकिन उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत थी तो उन्होंने नए एम्प्लॉय को हायर कर दिया, और अब वहां पर वैकेंसी फुल हो चुकी है। अब उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। भारत और कादम्बरी बहुत चिंतित हो जाते हैं। कादम्बरी भारत को एक सुझाव देती है। भारत बेटा, क्यों ना तू तेरे पापा का तंदूरी ढाबा संभाल ले, वहां से भी अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन माँ, मुझे तंदूरी डिशेस बनानी नहीं आती। मैं तो केवल खाना पसंद करता था। इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पापा कैसे बनाते थे। लेकिन हाँ, एक रास्ता है जिससे मैं तंदूरी डिशेस बनाना सीख सकता हूँ। कैसा रास्ता बेटा? भारत अपनी जेब से फोन निकालता है और YouTube ऑन करके तंदूरी के व्यंजन बनाने की रेसिपी वीडियो देखने लगता है। अरे वाह, ये तो कुछ भी सीखने का काफी अच्छा मार्ग है। हाँ माँ, आप देखना, मैं इस पर ही रेसिपी वीडियो देख देख कर कैसे तंदूरी ढाबा चलाता हूँ। पापा की तरह तो मैं कभी बना नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। भारत अब YouTube से सीख सीख कर ढाबे पर तंदूरी डिशेस बनाने लगता है।
वो सभी डिशेस अच्छी तो बनती हैं, लेकिन ग्राहकों को इस बात की शिकायत होती है कि स्वाद प्रीतम लाल की तरह नहीं है। अरे भाई, तंदूरी अच्छी बनी है, लेकिन स्वाद तो प्रीतम लाल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई, हमें तो सिर्फ प्रीतम लाल भाई के हाथ के तंदूरी खाना ही पसंद था। न जाने अब वो स्वाद कहाँ मिलेगा। प्रीतम लाल भाई की बहुत याद आती है। स्वाद प्रीतम लाल की तरह नहीं होता है, इस कारण ग्राहकों का आना जाना कम होने लगता है और एक वक्त पर जो ढाबा ग्राहकों की भीड़ से भरा हुआ होता है वो अब सुनसान और वीरान हो जाता है। कादम्बरी और भारत बहुत दुखी हो जाते हैं। कमाई ना होने के कारण उन पर आर्थिक समस्या का पहाड़ भी टूट पड़ता है। पता नहीं क्या होगा अब। इस तरह तिल तिल करके जीने से अच्छा भगवान मुझे एक ही बार में उठा क्यों नहीं लेता। माँ, ऐसा मत कहिए। पापा के बाद इस दुनिया में सिर्फ आप ही मेरा इकलौता सहारा हो। अगर आप भी चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? ये देखिए, ये सोने की चेन, इसे पापा और आपने मुझे भेंट स्वरूप दी थी। मैं इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लूंगा। लेकिन बेटा, मैं जानता हूँ माँ, ये पापा की दी हुई आखिरी निशानी है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं रहा, सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ। भारत उस चेन को गिरवी रखने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक साधु बाबा रोक लेते हैं। मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली। अपने पापा की इस चेन को गिरवी मत रखो बेटा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये लो, ये जादुई मसाला है। इससे कितना भी इस्तेमाल करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसे तुम तंदूरी में मिलाओगे तो सारे व्यंजनों का स्वाद हूबहू तुम्हारे पिता की तरह हो जाएगा। धन्यवाद साधु बाबा। आप नहीं जानते आपने ये जादुई मसाला देकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप सच में इस मुसीबत भरी घड़ी में भगवान का रूप बनकर आए हो मेरी मदद करने। भारत उस जादुई मसाले से तंदूरी बनाने लगता है और धीरे धीरे फिर से उसके सभी खोए हुए ग्राहक वापस आने लगते हैं और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। इस तरह भारत का तंदूरी ढाबा हर जगह फेमस हो जाता है और वो अपने जीवन में भरपूर तरक्की करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।